હું મનીષ સૈની છું. હું ઢનો, ગાંધી એન્ડ કંપની, શુભયાત્રા અને જય માતાજી લેટ્સ રોકનો ડાયરેક્ટર. ઇન્ટરવ્યૂ બહુ સરસ હતો, બહુ મજા આવી. એન્ડ પાર્થભાઈ તો બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ એન્ડ સેન્સિબલ એન્ડ સેન્સિટિવ પર્સન છે. એન્ડ હું તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે પ્લીઝ ચैनल सब्सक्राइब करो एंड અને अच्छो लगे तो लाइक करो. एंड वो बटन कौन सा होता है? बेल आइकन. हाँ, प्लीज प्रेस दैट बटन ऑल्सो, तो यू विल बी अपडेटेड. મસ્ત ઇન્ટરવ્યુ રહ્યો છે. Thank you very આખો much. શાંતિથી જોજો, આનંદ આવશે. ये शेखर सर और टीकू सर दोनों का मैं आपको बताता हूँ. मतलब आपको ना कई बार एक लग्जरी मिल जाती है कि जो लिखा नहीं है ना उससे थोड़ा ज़्यादा आपको मिल जाएगा. जैसे मैंने जो लिख दिया ना उसके बाद एक उनका टोन रहता है बा. तो मैंने ऐसे मैं बोला कि सर आप दादी को ढूंढोगे, आप आओगे, और बोला कि बा. तो बा वो उनका जो टोन रहता है ना बा ऐसे, तो हम सब हंस रहे पीछे. और मैं सोचा यार ये मैंने सोचा ही नहीं था, ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आई थी जैसे इन्होंने कर दिया. इवन टीकू सर की एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. फिल्म में टीकू सर क्या करते हैं ना, सीन को समझ लेते हैं, उनमें बहुत अच्छा सेंस है. सेम शेखर शुक्ला सर के साथ भी. और फिर वो क्या करते हैं ना, 2 डायलॉग अपने डालते हैं बीच में, शुरू में, और एक डायलॉग डालते हैं एंड में. तो कई बार मेरे को एडिटिंग में भी प्रॉब्लम होता था क्योंकि वो सीन को ना पकड़ लेते हैं पूरा, उनको सीन समझ में आ जाता है तो वो छोड़ते नहीं है सीन को. क्योंकि शायद मेरे को लगता है कि थिएटर से भी थोड़ा आता है. जब आप इम्प्रोवाइज़ करते हो ना तो आपको सीन में मज़ा आने लगता है, फिर आप खेलना शुरू करते हो कि ये सीन ऐसे. तो हम हंसते जाते थे. और जब कट होता था ना तो मैं बोलता सर ये बहुत अच्छा किया, मज़ा आया, लेकिन मैं इसको काटूंगा कैसे, क्योंकि अभी इसमें कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है. आपने जो बोल दिया ना, अब मेरे में लालच आ गया. वो मैंने लिखा नहीं था लेकिन वो है डायलॉग में, तो वो मैं छोड़ नहीं सकता. इवन कई बार उनका जेस्चर भी ऐसा हो जाता है कि मल्हार ने कुछ बोला और उन्होंने ऐसे देख के ऐसे कुछ किया, फिर उनको कुछ याद आया, तो वो मैकेनिज्म चलता रहता है. तो मैं एडिटिंग में ना मैं देखता हूँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कट पॉइंट नहीं, ये रखूँ, फिर सीन लंबा हो जाएगा. तो इतना फिर मेरे को लगता है मल्हार भाई का थोड़ा और रखूँ. और मल्हार भाई क्या है ना, वो बहुत सिंसियर एक्टर है. उनको एग्जैक्टली पता है कहाँ ख़त्म होना, कहाँ रुकना. वो स्क्रिप्ट को फॉलो करते हैं. तो वो स्क्रिप्ट को फॉलो करेंगे तो ये 2 टाइप का फ्रिक्शन होता था मेरे साथ कि एक आदमी है जो इम्प्रोवाइज में खेलता जा रहा है, एक आदमी है जो स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है, उसमें ऊपर नीचे कर रहा है. तो मस्त. तो इस स्पॉन्टेनियस की वजह से फिल्म लंबी हो जाती है, ऐसा नहीं होता? नहीं, ये तो एक्चुअली छोटी हो गई. ये 220 मिनट वो मेरा ये था. स्पॉन्टेनियस की वजह से लंबी हो सकती है, लेकिन क्या होता है ना, फिर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कितना रखना है, कितना नहीं रखना है, क्या इंटरेस्टिंग है. जैसे कई बार मैं बताता हूँ जो मैंने स्क्रिप्ट में लिखा था उससे बेटर ये था कि इन्होंने जो सेकंड पार्ट में जो इम्प्रोवाइज कर दिया, तो फिर मेरे को लगता है वो रखें. और आप खुद ही एडिटर हो तो उस दृष्टिकोण से भी आप देखते होगे ना ऑन द सेट. यस, क्योंकि आपको एडिट करना है. यस. और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ. फिल्म आप देखोगे ना तो उसमें 3 टाइप के कैरेक्टर हैं. टीकू सर हाईली इम्प्रोवाइज करते हैं जो, मल्हार भाई हाईली स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं जो, एक दादी जो सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करती है और डायरेक्टर को फॉलो करती है. वो बोले कि आप मेरे को बताओ क्या करना है, आई विल डू दैट. तो ये और ये तीनों का ना एक्चुअली ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है. क्योंकि किसी भी तीनों में से एक टाइप के लोग होने चाहिए किसी फिल्म में, लेकिन जब 3 टाइप के लोग मिल जाए ना तो फिर आपको सेट पे ना ओवर अलर्ट होना पड़ जाता है. क्योंकि तीनों को एक सिंक में लाना पड़ता है, तीनों को एक साथ लेके आना पड़ता है आपको. और वो जैसे ट्रेलर में आप देखोगे ना तो अभी आपको लग रहा है एक फैमिली है, तो मेरा ये रहता था यार ये मस्त आ रहा है इसका. जैसे कई बार होता है ना, कोई लाउड बोलता है और कोई धीरे बोलता है, तो साउंड मिक्सिंग में सबको करेक्ट करना पड़ता है, इसका लाउड थोड़ा नीचे, धीरे वाले का ऊपर. तो अभी मैं इनको चेक करता रहता, तो मेरा एडिटिंग में जो चैलेंज था ना कि इन तीनों के एक्सप्रेशन और इन तीनों का जो वर्क है वो मैं बराबर का कर लूँ. मेरा एक चीज़ क्लियर थी कि मेरे को रियलिज्म में खेलना है, सब ऐसा लगे रियल कैरेक्टर है. मैंने जब इनको ब्रीफ दिया तो मैंने बोला कि आप लोग मिल के रहो, ये आपकी फैमिली है. दादी से आपकी नहीं बन रही है ना बने, आप दोनों की बन रही है बने, मल्हार की और उनके छोटे भाई की बन रही है उनकी बने. लेकिन मेरे को ऐसा लगना चाहिए, ऑडियंस को ऐसा लगना चाहिए कि मैं आपके घर में कैमरा लेके घुस गया हूँ और आप इस घर में ही रहते हो. और सिंक एंड साउंड है, सिंक साउंड है. इसमें 0 डबिंग हुई है. मल्हार भाई इस फिल्म में डबिंग स्टूडियो में ही नहीं गए. वन्ना मैम डबिंग स्टूडियो में नहीं गई, टीकू सर कोई नहीं गया अपार्ट फ्रॉम दादी का क्या था ना, एक तो उनका टीथ नहीं है उनके, तो कुछ चीज़ों में वो चकल और ये सब आता है ना थोड़ा बोलने में, उसकी वजह से. यस. और एक वो उनका जो गुजराती है वो बहुत मुंबई जैसा है जी, तो वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज था.
वो कुछ वर्ड हमने करेक्ट किया, अदरवाइज ज़ीरो। ये मेरे साथ भी पहला एक्सपीरियंस ऐसा रहा जी। है। और मैं उर्मिल पांड्या जो हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, उर्मिल को भी मैं क्रेडिट दूंगा कि उसने इतने पैशनेटली ये किया है। पार्थ भाई इसमें क्या था, हमने लास्ट मई में शूट किया था ये, तो पूरा जो घर था ना, स्वाति दीपक जो हमारा कैमरामैन है, लड़की नहीं है लड़का है स्वाति तो वो क्या करता है ना, उसने पूरे घर को कवर कर दिया था ऐसे। ओके। वो ये लगा के ना, स्कीमर लगा के, वाइट कलर का कपड़ा होता है, जिससे लाइट पूरे घर में इवन लगे। आप सुबह 7 बजे और शाम के 7 बजे एक जैसा माहौल लगे, उसके ऊपर लाइट लगा दी, घर बंद कर दिया। सिंक साउंड था तो हमको फैन ऑफ करने पड़ेंगे, तो वो पूरा ना सोनाबाद जैसा हो जाता था घर, मतलब 52 डिग्री टेम्परेचर हो जाता था। टीकू सर को पसीने ज़्यादा आते हैं, तो मतलब उनका शॉट हमने 20 सेकंड भी लेट किया ना तो सब इधर पसीने दिखने लगते थे यहाँ पे। तो इमीडिएटली हम क्या करते थे, यार ये कपड़े चेंज करो, नए कपड़े पहनो। तो उस कंडीशन में हमने शूट किया, लेकिन इसमें ना साउंड ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। साउंड को ऐसा लगा कि नहीं नहीं सर ये ना रीटेक दोबारा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा एक पास में एक मंदिर है उसका बेल आ रहा है, तो हम रीटेक दोबारा लेते थे। इवन इन सब ने भी बहुत कॉपरेट किया, आर्टिस्ट ने भी नहीं। आर्टिस्ट का क्या होता है, आर्टिस्ट को कभी सरदर्दी लगती है सिंक साउंड करना, उनको लगता है यार ठीक है डबिंग में देख लेंगे, फटाफट शॉट लो और ख़त्म करो सीन। लेकिन सबको ये उर्मिल का पैशन देख के सबको ये रहता था नहीं नहीं भाई ये कर रहा है तो इसको ये करते हैं। तो शूट बहुत टफ कंडीशन में हुआ है, आपको फिल्म देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा एक घर में हल्के से शूट की हुई है पूरी फिल्म। ट्रेलर में भी दिख रहा है दादी, जो मेन कैरेक्टर मतलब उसके इर्द गिर्द सब घूमता है, मल्हार और टीकू सर का कैरेक्टर लेने जाता है। तो ये कास्टिंग आपने कैसे सोचा, क्योंकि ट्रेलर में तो धमाल उनका कैरेक्टर दिख रहा है, तो ये नीला मैम, नीला बुलेकर, यस, तो उनको आपने कैसे लिया, उनके बारे में कैसे सोचा? इस नीला मैम के का बहुत क्रूशल कास्टिंग था। मैं एक्सक्लूसिवली आपके चैनल पे बात बता रहा हूँ अभी कि ये फिल्म हिंदी में 3 साल से बन रही थी। बहुत बड़े बड़े स्टूडियो, जो ए ग्रेड के स्टूडियो है ना, जो जिन्होंने बॉलीवुड में सबसे बड़ी बड़ी फिल्में दी, उनके साथ मेरे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। मैं उनका नाम तो क्या बताऊँ, पर ए ग्रेड मतलब आप यशराज के पैरेलल, यशराज नहीं है पर उसके पैरेलल वाले स्टूडियोज है, तो उनके साथ एग्रीमेंट हो जाते थे। लेकिन क्या होता था, इस कास्टिंग पे आके अटक जाते थे कि ये, और मैंने बोला था कि जैसे उन्होंने बोला कि यार इसकी जगह आप दादा कर दो, हम आपको अमित सर प्रोवाइड करा देंगे, वो एग्री हो जाएंगे इस फिल्म के लिए। तो मैं बोल रहा था हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरा लालच है, मेरे को अमित जी के साथ काम करना है, अमित सर के साथ काम करना है, लेकिन वो सेट ही नहीं होगा क्योंकि एक 80 साल की दादी है और उसमें वो पावर आती है। और मेरे को क्या लगता है ना, दादाओं की बजाय दादियाँ ज़्यादा कूल होती है। तो मेरा एग्रीमेंट हुआ ही नहीं उधर। और उन्होंने जज कर लिया कि इसका एग्रीमेंट नहीं हो रहा और ये प्रोजेक्ट लटकता गया। और मेरे को एक बात ये होगी कि एग्रीमेंट कर लिया, प्रोजेक्ट कुछ नहीं होगा इसका। फाइनली मैंने टर्मिनेशन किया, उनके जितने पैसे थे उनको वापस किए, और मैं वापस आके मैंने सोचा कि गुजराती में बनाएंगे। अब चैलेंज तो वही रहा, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर ना पार्थ भाई हमेशा बहुत क्लियर था, मेरे को इस चीज़ के लिए कोई बड़ा फेस नहीं चाहिए था, कोई आए नहीं आए, मेरे को करेक्ट कैरेक्टर चाहिए था। फिर भाविन और मैंने कसरत शुरू की कि एक ऐसी दादी जो सबको नचा देना, वो हमको ढूंढनी है। हमको दादियाँ मिली, बहुत अच्छी अच्छी स्वीट दादियाँ मिली जो बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। एक कास्टिंग आई नीला मैम की, जिन्होंने हमारा थोड़ा बैंड बजाया मैंने बोला यही करेंगी करेक्ट, मतलब शी वॉज वेरी स्वीट, लेकिन वो बहुत पर्टिकुलर है अपनी चीज़ों के लिए, ये आप मेरे को पहले बताओ, ये मेरे को। और इस एज में कोई प्रोफेशनली मैनेज कर रहा है अपने आप को तो करेक्ट है, उनको वो पर्टिकुलर रहना पड़ेगा। हम इंडी फिल्म मेकर है, हमारे लिए तो ऐसा ही है। 80 शी इज़ अराउंड 80, आई थिंक 78-80 ऐसे हैं। ओके। तो मैंने भाविन को बोला, तो भाविन और मेरा ये था कि यार मैम का ना बहुत पर्टिकुलर है, तो सेट पे हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कास्टिंग बड़ी हो गई थी। मल्हार भाई थे, टीकू सर हो गए थे लॉक, वंदना मैम लॉक हो गई थी, शेखर सर लॉक हो गए थे, शिल्पा मैम, अर्चन त्रिवेदी, सब बड़े बड़े एक्टर हैं, ठीक है। इवन अपना ये जो आर्यन प्रजापति, मुंबई में तो आर्यन ने अच्छा काम किया हुआ है, तो सब अच्छे बड़े बड़े लोग हो गए थे। तो भाविन ने बोला अब कैसे मैनेज करेंगे सर? मैं बोला कैसे करेंगे, अपने को फिल्म बनानी है, अच्छी फिल्म बनानी है, ये तो मेन कास्ट है। फिर हमको लगा कि ये करते हैं। इनसे पहले भी मैं अभी नाम क्या बताऊँ, पर 2-3 एक्टर को हमने अप्रोच किया था, ये दूसरे सेक्शन में बताऊँगा, मैं आपको एक अच्छी और बाइट दूंगा अभी तो इनको अप्रोच किया, और इनका एक वीडियो है TVF पे का,
तो आपको लग रहा है तो उसका लिंक आप डालना, मैं तो चाहता हूँ सब लोग देखे वो, कि किस बीप ने बनाई ये चाय, ऐसा करके है। ओके। तो वो आप देखना, वो बहुत पॉपुलर हुआ था, आयुष्मान खुराना के साथ भी इन्होंने एक फिल्म की थी। तो हमने देखा, मैंने बोला परफेक्ट है ये, तो ऐसे इनको कास्ट किया। और मतलब इन्होंने जैसे किया ना, मतलब वो माइंड ब्लोइंग था। मतलब मैं जब सेट पे देखता था, जब हम मॉनिटर देखते थे ना, तो मेरे को कभी ये लगा नहीं कि ये कोई एक्टिंग कर रही है, मतलब इतना रियलिज्म था उनके उसमें। तो यही था। आप कुछ पूछ रहे थे या मैं कंटिन्यू करूँ वो दूसरी बात जो नहीं नहीं, बोल रहे बताइए बताइए। थे? एक इशू क्या होता है ना कास्टिंग का, ये कास्टिंग से रिलेटेड इशू है, और मैं और भावेन हम बहुत पर्टिकुलर है कास्टिंग को लेकर। मेरी कास्टिंग ना 3 से 4 महीने चलती है। हम ओके करते हैं, फिर अनश्योर होते हैं, फिर ओके करते हैं, अनश्योर होते हैं। तो हम एक्टर को अप्रोच करने से पहले 1 महीना खुद ही सोचते रहते हैं, ये करेगा काम नहीं करेगा, उसका लुक बना के देख लेंगे, सब करने, क्योंकि बाद में वो स्कोप होता नहीं है। अभी क्या हुआ ना, अभी जैसे ये फिल्म का प्रॉब्लम क्या है जय माता जी का, इसमें सारे कैरेक्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक बड़ा आदमी है और वो एक बड़ा आदमी सारे काम कर रहा है। जैसे मल्हार भाई है और दादी है, वो बराबर ही है। जैसे बहुत लोगों को दादी ज़्यादा नोटिस होती है क्योंकि वो एब नॉर्मल कैरेक्टर आ गया एकदम से, जी। मतलब वो रेगुलर कैरेक्टर जी नहीं है। जी। तो सारे इक्वली कैरेक्टर थे। अब मल्हार भाई का मेरे पे ट्रस्ट है। वो क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं आपकी फिल्म है, कहानी आप मेरे को सुना, मैं कहानी सुनाता हूँ। वो बोलते सर बढ़िया फिल्म में बनाते हैं, मस्त है सर, ठीक है। टीकू सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, टीकू सर करेक्ट कास्टिंग थे। अभी और बाकी कैरेक्टर के लिए वंदना मैम का भी लॉक था हमारा। पर इससे पहले कुछ एक लोग थे जिनको हम अप्रोच कर रहे थे अपार्ट फ्रॉम दीज कैरेक्टर। वो बोल रहे थे नहीं मेरा तो छोटा कैरेक्टर, कितने दिन का ये है। मैं बोलता हूँ सर 5 दिन का सीन है, आप 5 दिन का शेड्यूल है। शूटिंग। नहीं यार 5 दिन का नहीं, मैं तो मेन लीड ही करता हूँ गुजराती में। तो मैं बोला नहीं मेन लीड मतलब, बोला नहीं नहीं यार मैं इतना मैंने एस्टेब्लिश किया हूँ, मैं इतनी, आपने देखा है मेरा काम इतना अच्छा है, तो मैं ऐसे 1 महीने से कम का काम नहीं करता, 20 दिन से कम का काम नहीं करता। मैं बोला सर ये सीन बहुत अच्छा। बोला हाँ ये सीन बहुत अच्छा, तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत मस्त है, मेरे को, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद आई। अगर मेरे को वो वाला देते, टीकू सर वाला देते तो मैं करता, ये वाला देते तो मैं करता। मैं बोला सर आपका सीन आपको अच्छा लगा। बोला हाँ ये कैरेक्टर का सीन अच्छा है। मैं बोला फिर भी आप नहीं करना चाहते। बोला छोटा है इसलिए नहीं करना चाहता। मैं बोला छोटा है तो अगर आप बड़े हो तो आप आके सीन को बड़ा बना दो। तो यही होता। तो अभी गुजराती में चैलेंज क्या हो रहा है ना, कई बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है कि लोग क्या करते हैं ना, लोग ड्यूरेशन देखते हैं। अभी शोले में सांबा का जो कैरेक्टर था वो बड़ा नहीं था, उसकी ड्यूरेशन बड़ी नहीं थी, वो छोटा कैरेक्टर था। लेकिन क्या करते हैं ना लोग, ये देखते कि नहीं मेरे कितने दिन का शेड्यूल। तो ये हमारा एक बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है। आई एम 100% श्योर ये जितने भी गुजराती इंडस्ट्री में जितने भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है सबके साथ हो रहा है कि वो जब लेके जाते ना, तो एक्टर में इतना इतना विजन नहीं है सब में कि वो देखे कि यार मेरा कैरेक्टर कितना बड़ा है, कैलिबर कितना है। हाँ, कि क्या मैं आके इस सीन को। आप मुझे एक बात बताइए, तारे ज़मीन पे, तारे ज़मीन पे में आमिर खान का कितना कैरेक्टर है। दूसरी आमिर खान की वो फिल्म थी धोबी घाट थी, सीक्रेट सुपरस्टार थी। लेकिन उन सब फिल्मों में, सीक्रेट सुपरस्टार में आमिर खान ने अपना कैरेक्टर वो बड़ा बना दिया, लार्जर देन लाइफ कर दिया। तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि आप छोटे से कैरेक्टर में आओ और आप उसको इतना बड़ा बना दो। लापता लेडीज का रवि किशन, जो आमिर खान खुद करने वाला। एग्जैक्टली। तो क्या मैं तो बहुत ब्लंटली ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा स्टार समझते हो, तो आप उस सीन में आओ और उस सीन को बना दो। उस सीन को ऐसा कर दो लोगों को याद रहे आपका कैरेक्टर नहीं। पर लेकिन एक प्रॉब्लम क्यों है कि हमको ज़्यादा दिन के लिए काम करना है, दैट इज़ डाउटफुल। मैं मेन लीड हूँ तो ही करूँगा, दैट इज़ डाउटफुल। तो आप मेन लीड हो और फिल्म खराब हो। इन्हीं एक्टर्स ने मेन लीड किया है कुछ फिल्मों में और वो फिल्में खराब रही है और फिर ये साइलेंट है क्योंकि पैसा मिल गया, इतना दिन का काम मिल गया, दैट्स इट। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये मेरे को थोड़ा सही नहीं लगता है। मतलब मेरा एक ही कंप्लेंट है, बाकी मैं गुजराती फिल्म में बना रहा हूँ, मैं बनाता रहूँगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ये बात कास्टिंग पे जाती है ना, तो हमको ये लगता है कि यार वो हमको पहला फीडबैक देते स्क्रिप्ट बहुत मस्त है सर, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, मज़ा आ गया पढ़ के, पर ना मेरा कैरेक्टर थोड़ा छोटा है। तो मैं बोला छोटा नहीं, इम्पोर्टेंट है सर वो। तो बोला हाँ, मैं बोला इम्पोर्टेंट है इसीलिए आपको अप्रोच किया, छोटा होता तो मैं कहीं से किसी को लेके करवा लेता। मैंने तो नॉन एक्टर के साथ काम किया, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। पर ये एक इशू इधर आ रहा है जो कैसे रिजॉल्व होगा। आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी ये अच्छे एक्टर्स हैं सारे, इसलिए हम अप्रोच करते हैं, तो मैं इनसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ये मत सोचिए यार कि
कैरेक्टर छोटा है, 3 दिन का है, 4 दिन का, 5 दिन का है, आपको हम इनवाइट कर रहे हैं, आपका हम टेक केयर करेंगे, उस 3-4 दिन का जो भी वैल्यू होता है विल पे दैट, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं हम उसमें बार्गेन नहीं करने वाले। लेकिन अगर आपको लग रहा है वो कैरेक्टर अच्छा है तो आप कीजिए। विजेंद्र काला ने मेरी पहली फिल्म में काम किया था, डॉन 1 दिन का काम था। मैंने उनको बोला सर शायद 2 दिन लग जाएंगे। वो सुबह 9 बजे सेट पे आ गए, अकेले आए थे, कोई कुछ मैनेजर वैनेजर कुछ नहीं, अपनी अटैची लेके आए थे कपड़ों की कि ये मेरे पास कपड़े हैं। सुबह 9 बजे हमने शुरू किया और 4 बजे मैंने बोला कि सर सारे सीन हो गए आपके डन। बोला पक्का? मैं तो ऐसे 12 बजे की मैंने फ्लाइट की थी, मेरे को लगा इतने सारे सीन है 9-10 बजेंगे। नहीं नहीं सर हो गए पक्का, और कुछ नहीं है मेरा। नहीं, वो आके करके गए। नसीर साहब 3 दिन के लिए आए थे। संजय मिश्रा सर ने वो शॉर्ट फिल्म की गिद्ध 3 दिन के लिए की। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस आप इतना सेंस डेवलप कीजिए कि आपको लग रहा है ये अच्छा है, ये करना चाहिए, तो ठीक है। आप प्लीज़ ऐसे जज मत कीजिए। अगर आप मेरे को बोले यार ये कैरेक्टर में मेरे को मज़ा नहीं है, मेरा अच्छा कैरेक्टर नहीं है, तो ठीक है, आई गेट इट। लेकिन आप बोलेंगे यार ये इतने दिन का नहीं है, तो मेरे को भी थोड़ी हंसी आती है सुन के कि ऐसा क्यों बोल रहा है। आपने दादी को कास्ट किया, मगर आप बच्चों के साथ अच्छा निकाल लेते हैं उनमें से, या हम बोल सकते हैं अच्छा काम करते हैं। जो नॉन एक्टर्स, मतलब ढ ले लो, गांधीयन कंपनी ले लो, और दोनों को नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। बच्चों के साथ काम करने की प्रोसेस बताइए पहले तो, कि आप उनको कैसे डायलेक्ट, आप उनको कैसे डायरेक्ट करते हैं। इसमें ना पार्थ भाई मेरी जो लर्निंग हुई है ना वो करेक्ट जगह से हुई है, ABC से ही हुई है। तो मैंने ना ये चिल्ड्रन ऑफ हेवन, ये ईरानियन फिल्म्स ना, ईरानियन फिल्म्स में माजिद मजिदी है। इसमें क्या था ना, इनमें बच्चों का बहुत ये रहता था जी। बैग ऑफ राइस आप देख लो, चिल्ड्रन ऑफ हेवन आप देख लो, ठीक है, कलर ऑफ पैराडाइज आप देख लो, तो सब में इवन इटालियन न्यू रियलिज्म जो था, पिक पॉकेट नहीं, अपने बाइसाइकिल थीव्स, ये चीज़ें ऐसी थी जो मेरे दिमाग में घुस गई थी बहुत बार। हाँ, मेरे ब्रेन में घुस गई थी। मेरे को लगा यार ये बच्चे इतना रियल कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों के साथ मैंने, जब मैं NID में था तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं पहली फिल्म अपनी बचपन की कोई कहानी लेके बच्चों के साथ ही बनाऊंगा। तो एक गुल्लक करके एक शॉर्ट फिल्म मैंने बनाई थी 2010 में। ओके। यूट्यूब पे होगी वो, गुल्लक मनीष सैनी, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें आंचल शाह है, आंचल शाह की पहली फिल्म थी वो। तो बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं ना, तो मैं पहले दिन से ही प्रिपेयर हो जाता हूँ। जब लिख रहा होता हूँ तो मेरे को ये क्लियर होता है कि इस बच्चे को क्या बताना है, कि बेटा आपको कैसे करना है। एक टर्म होती है एक्टिंग में, मंकी सी मंकी डू, तो ये फॉर्मूला मैं डालता हूँ। तो मैं उनको करके बताता हूँ, बेटा अभी मैं आऊँगा और ये अंकल आएंगे, आपको ये 5 रुपये देंगे और आपको बोलेंगे बाजार से लेके आओ, तो आपको बोलना ठीक है मैं लेके आता हूँ। तो बच्चे जब ऐसे सुनते हैं ना तो वो बिल्कुल समझ जाते हैं और वो ऐसे कर देते हैं। बच्चों को आप बोलोगे ना तू डर जाएगा, तू पीछे हो जाना, तू इधर देखना, वो पैनिक कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है और वो बेचारे ना वो फॉर्मेट में घुस नहीं पाते। तो बच्चों के साथ मैं क्या करता हूँ, सीन क्रिएट कर देता हूँ। मंकी सी मंकी डू के बाद, वो मंकी सी मंकी डू एक एक्सरसाइज होती है। जैसे मान लीजिए मैंने बच्चों के साथ वर्कशॉप की, तो मैं उनको बोलूँगा मेरे को देखते रहो, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करना। वो बोलेंगे ठीक है। मैंने हाथ ऊपर किया, सबने हाथ ऊपर किया, मैंने लेफ्ट ऊपर किया, सबने ऊपर किया, फिर मैंने जंप मारा, तो मैंने बोला क्या, तो सबने बोला क्या क्या क्या। तो ये जब रिहर्सल उनकी होती है तो वो समझ जाते हैं कि जस्ट कॉपी करना है, जैसे बंदर करता है ना कॉपी, तो ऐसे ही उनको कॉपी करना है। फिर क्या करता हूँ, एक्टिंग को लेके मैं अपनी घर से रिहर्सल करके आता हूँ कि वो जब डायलॉग बोलेगा ना तो सिर्फ वो डायलॉग नहीं बोलेगा, वो इतना ऊपर देखेगा, ठीक है, तो मैं बोलूँगा बेटा देखो मैंने ऊपर देखा 1 2 3, ठीक है, इतना करना है आपको। वो ऊपर देखेगा, मैं 1 2 3 काउंट करूँ, वो आगे देख के बोलेगा ठीक है। 1 प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस कि वो बैठे हैं बच्चे और दूसरा कैरेक्टर आके उनको डांट रहा है, उनको कुछ कर रहा है, तो मैं उनको बोलता हूँ आप सचमुच डांटना है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 2 चीज़ें हम करते हैं, तो उस 2 चीज़ में 99% सब कुछ निकल जाता है। अपार्ट फ्रॉम जैसे गांधी कंपनी में एक सीन है जहाँ पे रेयान का रोने का सीन है। तो रेयान इतना इंटरेस्टिंग बच्चा है और इतना एनर्जेटिक है, इतना हैप्पी है ना, वो रोएगा नहीं हो। तो मैं उसको बताता बेटा ये हुआ आपके साथ, आपके बाल कट गए, सारा आपको टकला कर दिया है और आपको रोना आ रहा है। बोल नहीं रोना नहीं आ रहा है, मेरे को हंसी आ रही है। अब सब कैमरा लेके बैठे खड़े, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, अब क्या होगा। बोल नहीं रेयान अभी आपको ना थोड़ा सा ना आप सैड हो जाओगे। बोला मैं चुपचाप बैठ जाऊँगा, पर अंकल मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे को और हंसी आती है। मैं बोला ग्रेट, तो विल प्ले अ गेम। बोला हाँ बताइए क्या करना है। मैंने बोला मैंने स्वाति को बोला स्वाति कैमरा रोल करना। स्वाति ने कैमरा रोल किया, रेयान का क्लोजअप है
और मैं नीचे बैठ गया, रेहान मेरी तरफ देख रहा है, मैं रेहान ना आप ब्लिंक करोगे ना मैं ब्लिंक करूँगा, देखते हैं कौन जीतता है। तो मैं बैठ गया, मेरी तरफ देख रहा है, वो भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, मैं भी नहीं कर रहा हूँ, और आँख खुली रहते रहते उसकी आँख में पानी आने शुरू हो गए। वी गॉट द शॉट। तो ये ऐसे फिर ये ट्रिक आपको निकालनी पड़ती है, लेकिन आप कुछ भी बच्चों पे फोर्स नहीं कर सकते कि तेरे को Exactly. सोचना है कि तेरे साथ ये हो गया वो हो गया, दैट वोंट वर्क एट ऑल। वो तो बड़ों के साथ ही काम नहीं करता। तो बच्चों को मैं जब भी सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल रॉ है, इनको कुछ नहीं आता है, मेरे को आना चाहिए सब कुछ, मैं जो बोलूँगा वो ये कर देंगे, इसकी एश्योरिटी रहनी चाहिए। दूसरा बस मैं करेक्ट कैरेक्टर कास्ट करता हूँ, जो उस कैरेक्टर जैसे लगे, तो आधी चीज़ें वैसे सॉल्व हो जाती हैं। राइट। एक जादू जो तुमने पास करवाई सकसे ड, उस फिल्म का आइडिया कैसे आया? उस फिल्म का आइडिया तो अब मैं और मेरा दोस्त विक्रम सेन गुप्ता, आदित्य विक्रम सेन गुप्ता, वो भी बहुत अच्छा फिल्म मेकर है। एक लेबर ऑफ लव करके एक फिल्म है उसकी, साइलेंट फिल्म है। तो हम दोनों रूममेट ही थे। लेबर ऑफ लव को भी बेस्ट डेब्यू नेशनल अवार्ड मिला था उस साल। तो हम एक मैजिक शो देखने गए थे, के लाल का। के लाल के मैजिक शो में हमने 3 बच्चे देखे थे, स्कूल यूनिफॉर्म में थे, आए थे बंक मार के बंक मार के आए थे वो। तो हमने देखा और मैं बोला एडी यार ये बंक मार के 100 पर लिखवा ले तू मेरे से, क्योंकि मेरे को उनको देख के ना मेरा बचपन याद आ गया। हम स्कूल से फिल्म देखने जाते थे बंक मार के ऐसे, मैं और मेरे 3-4 दोस्त थे, तो हमारे पास स्कूल बैग रहते थे, स्कूल यूनिफॉर्म रहती थी। एडी बोला बाद में इनको पकड़ेंगे, ये शो के बाद ना इनको पकड़ते हैं, क्योंकि हम कुछ मैजिक पे कुछ एक डॉक्यूमेंट्री प्लान कर रहे थे उस टाइम पे। तो जैसे ही शो खत्म हो रहा हम भागे फटाफट, हमने उनको पकड़ा। मैं बोला इन पे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, कैसे आए क्यों आए, मतलब मज़ेदार फिल्म बनेगी। और वो क्या क्या नहीं अंकल ये आया वो ये करके भाग गए। वो एक ने थोड़ा रोने की एक्टिंग की, तो हम समझ गए, हमको हंसी आई कि यार ये तो बंक मार के आए थे, सेट था। उसके बाद मेरे को रेडी को ये आइडिया आया कि यार ऐसे ये क्या सोच रहे होंगे, इनके दिमाग में क्या होगा कि शायद जादू का खेल देख रहे होंगे कि यार कैसे पास हो सकते हैं, कैसे। तब से वो सीड आया स्टोरी का। ओके। और नसीर सर को जादूगर के रोल में कास्ट करना है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी था। नसीर सर ने मेरे को बोला कि अच्छा मनीष मैं स्क्रिप्ट पढ़ लूँगा, मेरे को प्रिंट दे देना, पर तू बैकअप रखना कि मैं नहीं तो और किससे करवाएगा। मैं बोला मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, मेरे को पता नहीं, आप ही हो जादूगर। हाँ आप ही हो, मेरे को नहीं पता और किससे करवाऊँगा मैं, तो आप देख लो, जब आप मना करोगे ना तो मैं तब सोचना शुरू करूँगा, अभी तो मैं नहीं सोच रहा हूँ ये। तो पहला ये था, वो मेरे को मिले कि सच ए जेंटल पर्सन। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अभी मेरी 4th फिल्म हो गई है, वो मेरी पहली फिल्म में आए थे। उनके जैसा इंसान मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया एज अ पर्सन। मैं एक्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि अभी हम बहुत सारे जो एक नई एज है ना, जो एक्टर्स की, स्टार्स की जो नई एज है, वो आपको कैसे मेरे मैनेजर से आप बात कर लेना, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे एक्टर जिन्होंने एक फिल्म की है ना, उनके वो फिल्म रिलीज़ होने से पहले मैनेजर आ जाते हैं। अच्छा आप मैनेजर से बात कर लो वो देख लेगा, ये कर लेगा। मैं बोला ठीक है, मेरे को समझ में नहीं आता मेरा मैनेजर क्यों नहीं है अभी तक। तो मैनेजर क्या करते हैं ना, मैनेजर उसको कॉम्प्लिकेटेड करना शुरू करते हैं फिर, क्योंकि उनके एजेंडाज अलग होते हैं, कितने में जा रहा है, कितने में ये हो रहा है, मार्केट रेट क्या है, क्या शेड्यूल है, क्या लैंग्वेज है। मैनेजर कभी, मैं आपको लिख के देता हूँ, 100 में से 10% मैनेजर्स भी स्क्रिप्ट पढ़ते होंगे, तो 10% जो बहुत सेंसिबल है, अगर वो पढ़ ले तो बात अलग है। आप एक बात समझिए, आप उस प्रोसेस से जा रहे जो लोग स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ रहे, उनको कैसे पता चलेगा ये फिल्म इन ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कहते हैं, नरेशन पे आके बैठे रहते हैं, वो देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि क्या, हाँ ठीक है, क्या है, कितने दिन का है, क्या, वो वैसे जज करते हैं। लेकिन नसीर साहब का, मैं उनसे मिला आउट ऑफ पैशन, उन्होंने मेरे को कॉल किया, उन्होंने, मेरे पास नंबर भी सेव नहीं था उनका, तो मेरे पास उनके मैनेजर का नंबर था, उससे उन्होंने लिया, मेरे को कॉल किया, मेरे को बोला कि ये फिल्म मैं कर रहा हूँ, मैं तेरे को एक बात बता रहा हूँ, ये फिल्म तू ज़रूर बनाना, गुजराती में ही बनाना, इसको हिंदी में मत बनाना। ओके। तो वो एक सीड था ना। मैंने बोला क्यों सर? हाँ। बोला नहीं, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है उधर की, तुमको खड़ा होना है, तुमको एक इंडस्ट्री क्रिएट करनी है, हिंदी में तुम बनाओगे ना ये फिल्म गायब हो जाएगी, पता नहीं चलेगा क्या आई क्या आई क्या नहीं। तो बोले कि इसको गुजराती में बनाना, मैं आऊँगा, मेरा कैरेक्टर तुमने हिंदी में लिखा है, अगर उसको गुजराती में करना है तो वो भी मेरे को बता। मैं नहीं आप आउटसाइडर हो, तो मेरे को दिखाना है कि आउटसाइडर इधर आया है जी, इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है। बोले नहीं मेरे को गुजराती आती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने पहले की। मैं बोला मेरे को पता है आपने पहले फिल्म की हुई। तो और इतना अनकंडीशनली बोला मैं एक काम से आ रहा हूँ, अगर उस टाइम पे शूट शेड्यूल कर रहा है तो बता देना, टिकट भी नहीं करनी पड़ेगी तेरे को। तो ऐसा कौन करता है मेरे को, ये तो आप
अगर कोई एस्पायरिंग फिल्म मेकर ये इंटरव्यू देख रहा है तो उनके लिए ड्रीम जैसा है कि कोई आपको इतना सपोर्ट करता है। तो अगर उनके पास अच्छी कोई स्क्रिप्ट जाती है, अच्छी कोई कहानी जाती है, उनको लगता है कोई फिल्म मेकर सीरियस है, कोई पैशनेट है और कोई पहली बार फिल्म बना रहा है, क्योंकि पहली बार फिल्म बनाना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग अपनी जी जान लगा देते हैं क्योंकि उनको प्रूव करना होता है, उनका करियर का नारियल फूट रहा होता है इस फिल्म से, तो पूरे जान से ये तीन दिन शूट किया था सर के साथ, नसीर सर के साथ 3 दिन शूट किया। एक दिन वो पहले आए थे, हमने कोई डबिंग की थी, मैजिक उनको रियल मैजिक करना था, कोई वीएफएक्स नहीं था, तो उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की, पूरे दिन लगे रहे उसमें। तो मैं खुद इतना हैरान था कि मैं बोला कि सर आप रेस्ट कर लो, आज सुबह ही आप आए हो, 5 बजे निकले थे बॉम्बे से। बोले नहीं नहीं यार ये परफेक्शन नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा है, मेरे को करने दे थोड़ी देर, मैं बताता हूँ, उसका छोड़ तू, रेस्ट कर लेंगे जाके। तो वो इतना पैशन इस एज में और इतने हम्बल होना वो रेयर है। और ये जो जा रहा है ना एक्टर्स में से, ये जो वो हम्बल वाली चीज़ें निकल रही है, वो भी बहुत डेंजरस है। तो अगर एक्टर हम्बल रहता है ना, मैं आपको बताता हूँ, आप देखना पूरा सेट ना बैलेंस रहता है, क्योंकि सब लोग एक्टर को फॉलो करते हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो एक्टर हम्बल नहीं हो ना, सब पैनिक में आते हैं। सबसे पहले डायरेक्टर पैनिक में आएगा, फिर डीओपी को समझ में नहीं आएगा, वो पैनिक में आएगा, वो लाइट वालों पे चिल्लाएगा, इधर स्पॉट बॉय को मैनेजर बोलना शुरू करेगा तूने क्या क्या क्या, आखिरी में प्रोडक्ट खराब प्रोडक्ट होता है। तो एक्टर अगर हम्बल हो ना, एक्टर जैसे ये सेम जय माता जी में टीकू सर, शेखर शुक्ला सर, वंदना मैम, मलार, ये किसी को पता है? मलार अपना टिफिन लेके आया, मलार ने कुछ तो सैंडविच सबके लिए ऑर्डर किया है, सब बैठ के खा रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आ जाओ सेट शुरू हो गए, शॉट शुरू हो गए, ये उठ के आ गए, मतलब वो फैमिली जैसा ही बन गया। तो आपके लिए ईजी हो जाता है सब कुछ। अदरवाइज़ तो आपका किसी का टेंट्रम ये करना, आप क्या कैसे बैलेंस करोगे? और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में हम जो लोग जैसे काम कर रहे हैं, वो जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जैसे करते हैं ना काम, हम वैसे ही कर रहे हैं। कोई बड़े सेटअप तो है नहीं, अपार्ट फ्रॉम 1-2 सेटअप को छोड़ के। मैं मानता हूँ जो केडी सर जैसे काम करते हैं, वैशल सर जैसे काम करते हैं, ठीक है, उनके थोड़े बड़े सेटअप है, थोड़ा ऑर्गेनाइज सेटअप है। हम लोग इंडी फिल्म मेकर्स ही हैं। हम क्या करते हैं, हमारी कहानियाँ बेशक बड़ी होती है, लेकिन हमारे तरीके वैसे ही होते हैं, भाग दौड़ के ये भी मैं कर लूँ, वो भी मैं कर लूँ। तो वहाँ पे अगर एक्टर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर हम श्योर हो जाते हैं, नहीं अभी मैं कुछ अच्छा बड़ा डिलीवर कर सकता हूँ। मल्हार भाई के साथ आपने शुभ यात्रा की, तो उसका जो रिजल्ट आया, तो उसके बाद आप दोनों के बीच में क्या बात हुई थी? नहीं देखो, शुभ यात्रा की स्क्रिप्ट पे के टाइम पे हम क्लियर थे। मल्हार भाई ने मेरे को एक बात क्लियरली बोली थी शुभ यात्रा के टाइम पे कि यार देखो, मैंने ऐसे कैरेक्टर ज़्यादा किए नहीं हैं अपार्ट फ्रॉम साहिब, और साहिब में भी मेरा एग्रेसिव कैरेक्टर है, यहाँ पे बहुत पैसिव कैरेक्टर है मेरा। मैंने बोला मल्हार भाई वो आप कर चुके हो, ठीक है, ये जो आपका जो फोर्ट है वो है, मेरे को ना एक ऑनेस्ट सा आदमी दिखाना है। मैंने जब उनके फेस पे वो मूछ वाला ये किया ना, तो एक ऑनेस्ट सा मोहन दिख गया मेरे को। मैं बोला एक ट्राई करते हैं। चुपके ये सब बड़ी हिट नहीं थी, बासु चैटर्जी की ये सब, लेकिन अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र तो थे उधर। मैं बोला वैसा करते, बोला हाँ वैसे मज़ा आएगा। तो हमारा कोई कमर्शियल एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता हूँ कि पहला वीक हमारा एक्सीलेंट था फिल्म का। फिर बाद में केरला स्टोरी रिलीज़ हुई थी, उसके बाद डायनामिक्स बिगड़े, लेकिन फिल्म ने अच्छे से स्टैंड किया, टिकी रही फिल्म। इवन मैं ये बताता हूँ कि जितने भी लोगों ने देखा ना, उनका रिसेप्शन बहुत अच्छा है। मैंने शायद कभी ऐसा सोचा नहीं है कि मैं ऐसे करोड़ों रुपए कमा लूँगा, ये सब कर लूँगा। मैं सेट पे स्कूटी लेके ही जाता हूँ, मेरे को ना लाइफ इजी हो वो अच्छा लगता है, मैं मेरे काम में अपनी एनर्जी डालूँ वो मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। तो यही था। तो उसके बाद यही हुआ, मल्हार भाई को क्या था ना, उनको जब तक फिल्म फाइनल आई ना, उन्होंने बोला मैं फाइनली देखूंगा थिएटर में जब आएगी, मैं एडिट नहीं देखूंगा, आप बनाओ अपने तरीके से, वो इतना लिबर्टी देते हैं आपको। तो मैंने बनाई, उन्होंने थिएटर में देखी, उनको अच्छी लगी फिल्म, उनको मज़ा आया। जब भी कोई उनसे पूछता है कि तुमने अलग क्या किया है, तो शुभ यात्रा, 2-3 फिल्मों का नाम वेनिला आइसक्रीम, साहिब, ये बोलते हैं यार कि जो सब करवा रहे हैं उनसे अलग मैंने किया। वो खुद ऐसा चाहते हैं, मल्हार भाई का खुद ऐसा है कि यार ठीक है छेलो दिवस मैंने कर लिया, लेकिन मेरे पास 20 स्क्रिप्ट ये ना आए छेलो दिवस बोल के। उनका खुद एक एक्टर का यही रहता है ना कि यार मैं 5 अलग चीज़ें करूँ। जैसे धुआंधार में मैंने कुछ ट्राई किया, ये हमारे हाथ में नहीं है कि ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, पर ये हमारे हाथ में है कि हाँ मैं कुछ करके देखूँ। कोई पैशनेट कुछ करने वाला है तो मैं उसको फॉलो करूँ, कुछ बना के देखूँ। उसके बाद हमारे डिस्कशन होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं कुछ शुभ यात्रा को लेके, क्योंकि हमको पता है वो एक टाइम था। और देखिए फ्लाइट जैसे होती है ना, फ्लाइट का टेक ऑफ अलग होता है,
हवा में चलना अलग होता है, लैंडिंग अलग होता है। तो फिल्म के 3 प्रोसेस सेम ऐसे ही है। जब टेक ऑफ होता है तो जब स्क्रिप्ट लॉक हो गई हम बनाना शुरू करें, ऊपर जो चल रही है मतलब जब शूट हो रहा है बन रही है, और लैंडिंग होता है रिलीज। तो और लैंडिंग और टेक ऑफ सबसे क्रूशियल होते हैं ये 2 चीज़ें। तो ऐसी फिल्म मेकिंग में ये 2 प्रोसेस है ना, ये बड़े क्रूशियल है। लैंडिंग मतलब करेक्ट डेट पे करेक्ट जगह पे लैंडिंग नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई थिंक वो तो हम बहुत श्योर थे, पर ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट की किस्मत रहती है। राइट। ढ रिलीज करने में वो प्रोसेस कैसी रही? थोड़ा हार्ड रहा था, पहली फिल्म थी। नहीं, ढ में रिलीज में मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, मेरी पहली फिल्म थी। वाईकॉम ऑन बोर्ड आ गया था तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, मेरे को लगा था कि इनको सारा प्रोसेस पता है। वाईकॉम ने मेहनत बहुत की, पर उनका क्या था, उनके जजमेंट्स बहुत करेक्ट नहीं हुए उस टाइम पे, क्योंकि उनको सारी चीज़ों का आइडिया नहीं था। फिल्म बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे तब रिलीज़ हो गई सितंबर में, 28 सितंबर रिलीज डेट थी। दूसरा उसमें इशू क्या हुआ था कि नवरात्रि में रिलीज़ हुई थी गरबा के पास, तब कोई देखने नहीं जाएगा। सबसे बड़ा ढ का मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हुआ। अभी जिन फिल्मों के नाम मैं बोलूँगा ना, आप स्माइल करेंगे। अंधाधुन, तुम्बड़, सुई धागा, ये सब ढ के साथ रिलीज हुई थी। राइट, आजू बाजू आजू बाजू रिलीज हुई थी, एक वीक पहले साथ। जैसे पटाखा और सुई धागा मेरे साथ रिलीज थी, 2 बड़ी फिल्में। अंधाधुन मेरे 1 वीक बाद रिलीज थी, अगेन वाईकॉम की फिल्म। तुम्बड़ में से 1 वीक पहले रिलीज थी। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, मैं और मेरी वाइफ, मेरी फिल्म थिएटर में थी, हम दूसरी स्क्रीन में बैठ के ना तुम्बड़ की टिकट लेके तुम्बड़ देख रहे थे। तो एक दोस्त मिल गया, बोले ये तुम्हारी फिल्म तो उधर चल रही है, तुम इधर। मैं बोले यार ये देखना है, इतनी अच्छी फिल्म है तो देखेंगे। तो इतनी सारा ये 3-4 चीज़ें जो आई ना, तो हम बाद में भी हम बैठे वाईकॉम में, तो हमने ये किया कि ठीक है कुछ मिस्टेक हुई, फिल्म मेरा काम था फिल्म बनाना, फिल्म अप्रिशिएट हुई नेटफ्लिक्स पे, मूवी पे। मेरे को पता नहीं कितनी गुजराती फिल्म मूवी पे है, लेकिन अगर आप मूवी पे आप सर्च करेंगे और उनके फीडबैक आप पढ़ेंगे ना लोगों के, तो वो डच में, स्पेनिश में, फ्रेंच में, सब में आपको ढ के अच्छे 4 स्टार वाले फीडबैक मिल जाएंगे। एक तो किसी स्पेनिश आदमी ने इरिटेट होकर डाला है कि इस फिल्म को 400 ब्लूज जितने स्टार्स क्यों दिए हुए मतलब इतना ये हुआ कि लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया है मूवी पे भी, तो ग्लोबली भी वर्क किया। मैं हाईलाइट बोल रहा हूँ मेरे आज के इंटरव्यू का। आप क्वेश्चन जारी रखना, पर आप ये रखना है इसको। मेरी कोशिश ना पात भाई यही रहती है, हम बाहर बैठे तब भी मैं आपको बोल रहा था कि गुजराती फिल्मों का वो टाइम आ गया है कि हम ये सोचें कि हम गुजरात से बाहर बताना शुरू करें कि हम अच्छी फिल्में बना रहे हैं। एंड हम ये इंडस्ट्री पैदा हो गई है, दिस इंडस्ट्री हैज़ बॉर्न, ठीक है, एंड वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू, एंड कुछ अलग कर रहे हैं और कुछ सही कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल छेल्लो शो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री रहती है, द गुड रोड इतने सालों में ऑफिशियल एंट्री रहती है ऑस्कर के लिए, हिलारो बेस्ट इंडियन फिल्म आती है, गांधी एंड कंपनी बेस्ट इंडियन चिल्ड्रन फिल्म आती है, क्योंकि चिल्ड्रन फिल्में मराठी में और मलयालम में और तमिल में आपको पता है, बंगाली में कितनी बनती है, वहाँ से निकल के आती है। तो इतने अच्छे अच्छे लैंडमार्क हम लेके चल रहे हैं। हमारी हर साल एक फिल्म होती है जो 20 करोड़ क्रॉस करती है। इस साल तो 2-3 फिल्में 10-15 करोड़ क्रॉस कर चुकी हैं। तो हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। मेरे को प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि बाहर क्यों नहीं पता है। हम नेटफ्लिक्स में जाते हैं, हम प्राइम में जाते हैं, किसी नेशनल OTT में जाते हैं, तो क्यों इनफैक्ट बहुत सारे बड़े स्टूडियोज़ हैं जिनके साथ मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरी नेक्स्ट फिल्म कर रहा हूँ, उनके खुद के रिजर्वेशन नहीं, हमारा गुजराती में ज़्यादा कंटेंट लेते नहीं, कुछ आया नहीं है कुछ। तो मैं बोलूँ अभी ये टाइम आ गया है हमको बूस्ट करने का और गुजरात से बाहर वो बाउंड्री क्रॉस करने का, कि हम बताएं कि हम भी अच्छा कर रहे हैं और आप देखो। और गुजराती फिल्मों पे हमको प्राउड करने का टाइम आ गया कि देखो रेशो यही रहता है, मलयालम में 100 फिल्में बनती है ना, तो 4 या 5 फिल्में यहाँ पर रिलीज़ होती है, 10 फिल्में रिलीज़ होती होंगी और 10 में से 4 फिल्में अच्छी होती हैं। तो रेशो हमारा इतना ही है। और हम तो क्या ना, हम तो टेक्निकली बहुत कुछ इधर से मैनेज कर रहे हैं, लिमिटेशंस हैं। मैं गुजराती फिल्म बोल के बॉम्बे में जाता हूँ और एक अच्छे साउंड डिज़ाइनर से बात करता हूँ ना, तो पहले गुजराती है तो मेरे को सेकंड प्रायोरिटी में रखते हैं, लेकिन उनके पास मलयालम जाएंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाम बना लिया, वो ब्रांड इमेज बना लिया। हमने अभी तक कुछ ब्रांड इमेज नहीं बनाई है, जबकि हमारे पास प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तो हमको अभी ये कोशिश करना है, मेरी तो 100% ये कोशिश है कि मेरी फिल्में गुजरात में अच्छी लगेगी
वो ठीक है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि केरला में लोग उनको डिस्कस करें, तमिलनाडु में उनको लोग डिस्कस करें, कोलकाता में लोग उनको डिस्कस करें कि अरे हाँ ये गुजराती फिल्म मैंने देखी और ये अच्छी फिल्म है, और गुजराती में भी फिल्में होती है और अच्छी फिल्में बनती। राइट। गिद्ध के बारे में बताइए, शॉर्ट फिल्म है आपकी, Yes, संजय yes, मिश्रा जी yes, थे, yes. और क्या होता ना, ढ के बाद मैंने गांधीयन कंपनी बनाई, तो मेरे दोस्त को किसी ने बोला कि अच्छा ये तो बच्चों की बनाता है, तो मेरा थोड़ा ना ईगो हर्ट हो गया और तब शुभ यात्रा बन चुकी थी, तो मैंने पहले ही सोच लिया था यार बच्चों से मैं बाहर निकल रहा हूँ, मैं एक अलग नैरेटिव ट्राई कर रहा हूँ। गिद्ध एक शॉर्ट फिल्म है और वो बहुत ही ऐसा क्या बोलते हैं ना, हार्ड फिल्म है, डार्क। जिस डार्क फिल्म है। और आप देखो डार्क ऐसी नहीं, मतलब कुछ गौरी नहीं है उसमें, लेकिन उसके फीलिंग्स बहुत ऐसे कि आप देख लोगे ना तो यू जस्ट आप बाहर नहीं निकल सकते उससे। Right. और कई दिनों तक नहीं, क्योंकि जिसको भी मेरे अभी जय माता जी में एक मेरे दोस्त है धनजी, रैपर है, तो धनजी ने बोला कि सर मेरे को देखनी है गिद्ध। मैंने लिंक भेजा और अगले दिन मैं, धनजी इज़ वेरी कूल पर्सन, मतलब बहुत इजी हैप्पी पर्सन, लेकिन अगले दिन जब मैं भेजा धनजी ने बोला सर मैं ना डिस्टर्ब हो गया कल रात को फिल्म देख के। तो वो कहानी मैंने सुनी, मैं खुद डिस्टर्ब हो गया और मेरे को एक लगा कि यार ये बात भी बतानी चाहिए, ये कहानी बोलनी चाहिए, और मेरे को अपने आप को चेक करना है मैं किसी फॉर्मेट में तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ना डायरेक्टर, राइटर, एडिटर कंसिडर नहीं करता, मैं अपने आप को एक अच्छा स्टोरी टेलर कंसिडर करना चाहता हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि मेरे को हर टाइप की कहानियाँ बतानी चाहिए। आप देखोगे शायद मैं मेरे फॉर्मेट भी हर बार ब्रेक करता रहता हूँ। तो गिद्ध एक ऐसी कहानी थी, मैं राजस्थान गया था और वहाँ पे मैंने सुना था कि शमशान में एक आदमी कपड़े चुराता था शमशान से। अच्छा, आपने वहाँ पे सुनी थी ये बात सुनी थी मैंने। Okay. और फिर लोगों ने उसको पकड़ लिया, पीटा उसको, जेल वेल में डाला, फिर थोड़े दिन बाद छूट गया वो, और वो कपड़े वहाँ से शमशान से चुरा के, और वो भी हमारे उधर एक ये है कि जो हर जगह ही है, आई थिंक अपने नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, कि जो गुजर जाता है उसके कपड़े हम घर में नहीं रखते, या तो किसी को दे देते हैं दान में, या हमारे उधर शमशान में छोड़ देते हैं। तो ये कहानी मैंने सुनी। अब मेरे को दो एस्पेक्ट लगे। वो आदमी क्या करता था, ये करके शराब पी लेता था उन कपड़ों को बेच के। तो मैंने सोचा यार उसने कुछ गलत तो नहीं किया था। फिर मेरे एक रिलेटिव थे, बोले क्यों गलत नहीं किया, अगर आप वो कपड़े खुद पहनो तो ठीक है, आप उनको बेच रहे हो तो गड़बड़ है। किसी दूसरे को बिना बताया वैसे उन्होंने मेरे को बोला कि मैं तेरे को एक शर्ट दे दूँ और तू पहन रहा है, और मैं 10 दिन बाद बोलूँ यार एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था उसकी शर्ट है। तो वो बात मेरे दिमाग में घुस गई। मेरे को लगा नहीं यार ये कहानी मेरे को बतानी है। मैं चेन्नई, मेरे प्रोड्यूसर से विघ्नेश सेन सबसे मिल के आया था, जो शुभ यात्रा के प्रोड्यूसर। मैं चेन्नई से मैंने टेक ऑफ किया, दिल्ली जा रहा था, मैं हरियाणा जा रहा था। दिल्ली मैंने लैंड किया, तब तक मैंने स्क्रिप्ट लिख ली थी, क्योंकि मेरे को कहानी आती ना एक शॉट में ही आती है। मैं पहली चीज़ लिखता हूँ ना, मैं एंड तक चला जाता हूँ लिखते लिखते, मैं पॉइंटर्स, ये पॉइंटर, ये पॉइंटर, हाँ ये पॉइंटर, फिर बाद में मैं उसमें इम्प्रोवाइज़ करता रहता हूँ। तो मैं वहाँ पे लैंड हुआ, मैंने ये कहानी लिख ली। तब तक ये कहानी लिख के मैंने एक मेरे दोस्त को भेजी। मैं बोला ये देखो ना कैसी लग रही है। तो बोला यार ये क्यों भेजा मेरे को, मैं ना मेरा दिमाग हैंग हो गया। फिर मेरे को लगा यार ये कहानी बनानी चाहिए, लेट्स ब्रेक द फॉर्मेट, लेट्स मेक इट। संजय सर को भेजी। संजय सर को आप नहीं मानोगे, मैंने दर्शन सर को बोला कि मैं अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ संजय मिश्रा जी को, आप मेरी हेल्प करो। दर्शन सर ने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उनको भी बोला मनीष का फ़ोन आएगा, अच्छा मेकर है। मैंने 2 मिनट में उनको कहानी बताई। संजय सर ने बोला घर पे आजा, चाय पीते हैं, फिल्म अपन कर रहे हैं, टेंशन मत लेना, और मेरे को बस शेड्यूल बता दे कब करना है। 2 मिनट में, एग्जैक्ट 2 मिनट भी नहीं, 2 लाइनों में मैंने बताई। बोले मैं क्या करता हूँ फिल्म में, ये बता दे बस। मैं बोला आप शमशान से कपड़े चुराते हो, बेचते हो, खाना खाते हो। बोले शाबाश, कर रहे हैं। कितने दिन का शूट था? नडियाद में आपने किया था? ये था 4 दिन का शूट था, 3 दिन संजय सर के साथ, और संजय सर के साथ शूट था सुबह 9 से लेकर रात को 12-1 बज जाते थे। उनके बारे में बताइए कुछ, वो 4 दिन 3 दिन। मैं एक्टर के मामले में जितना मैं लग की रहा हूँ, मेरे को लगता नहीं कोई रहे, मैं सच में बोल रहा हूँ। तो मैंने क्रीम लोग मेरे को मिले हैं, दर्शन जरीवाला, टीकू टलसानिया, नसरुद्दीन शाह, संजय मिश्रा, मल्हार ठाकर जी, सब मेरे साथ इतने ईजी रहते हैं। तो उनके साथ बहुत ईजी प्रोसेस रहा। उनका प्रोसेस ना बहुत इंटरेस्टिंग है। वो क्या करते हैं ना, पूरी कहानी समझते हैं, डायलॉग नहीं पूछते। मैं वो तो फिर आप आके ये बोलोगे नहीं डायलॉग छोड़, फिल्म में वैसे 3-4 डायलॉग है, पूरी फिल्म में उनका तो एक ही डायलॉग है संजय मिश्रा सर का। तो कितने रुपए की दी, स्टार्टिंग में बस दवाई लेते हैं तो बस कितने रुपए की दी,
इतने, एक काम करो इतने की दे दो, हाँ, 500 की दी ना, एक काम करो 5 दिन की टीवी दे, देखते हैं वगैरह बस सब, उनके चेहरा ही है, चेहरा ही है। हम्म, तो वो क्या करते हैं ना, कहानी पूछते हैं, और ऐसे एक्टर मेरे को बहुत पसंद है जो जो पूछते हैं ना क्यों क्यों। और ये जितने भी एक्टर मैंने बताए ना अभी तक, ये सब ऐसा करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि अच्छा फिर आप शमशान में जाते हो और आप बैठ के चिता को देख रहे हो, क्यों देख रहा हूँ, वापस क्यों नहीं गया? फिर बोलता नहीं आपका अपने बेटे के साथ अटैचमेंट था। मैं बोला फिर लास्ट में आप रोते हो, अभी क्यों रोया? जब बेटा मरा तब तो नहीं रोया था मैं। मैंने बोला करेक्ट पूछा आपने, क्योंकि तब क्या था ना, तब बेटे के लिए जो इमोशन थे वो अलग थे, लेकिन आप गलत कर रहे हो ना, वो इमोशन अलग है। तो ये इंसान ऐसा है जो सोसाइटी के लिए, कई लोग होते हैं, मेरे पिताजी खुद ऐसे हैं, वो क्या कहते हैं ना, हम हमारी जो चीज़ है ना उनको सहन कर लेते हैं, लेकिन सोसाइटी में कुछ गलत होगा ना, वो उनको बड़ा पेनफुल लगता है, अरे यार फलाने के साथ ये हो गया, वो रोने लग जाते हैं। तो मैं बोला वो रीज़न है। फिर वो क्या करते हैं ना, फिर वो चीज़ें ऐड करना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है ना, फिर आपकी स्क्रिप्ट इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, फिर आपका डायरेक्शन इम्प्रूव होना शुरू करता है, क्योंकि अभी कोलेबरेशन हो जाता है। उसमें भी बच्चा है उसका, उसमें, हाँ उसमें बच्चा है, उसमें बच्चा है। बच्चे तो क्या है ना, मेरे मेमोरीज इतने स्ट्रांग है ना पार्थ भाई, बचपन की इतनी कहानियाँ मेरे दिमाग में घुसी हुई है। क्योंकि मतलब ऐसा ही है कि कभी जो भी मेरा लास्ट टाइम हो लाइफ में, तो जब मेरी रील रिवाइंड होगी ना, तो 3rd स्टैंडर्ड से रिवाइंड होगी, तब मैं तब से इतनी कहानियाँ घुसी हुई है ना, इतनी बातें। मैं इसलिए मैंने अभी रोक लिया, मेरी 3 स्क्रिप्ट और है जिसमें बच्चे हैं। तो मेरे एक दोस्त है आकाश शाह, जो मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर है इस फिल्म में भी, और हम आगे भी बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरे को बोला भाई तू रुक जा, थोड़ी बच्चों की साइड में रख दे, अभी की कहानियाँ निकाल थोड़ी, फिर ये हम क्या करेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे। गिद्ध में जब बच्चा मर जाता है तब नहीं रोते हैं, आपने बताया राइट? यस यस यस। वो क्यों नहीं रोते हैं? मुझे बच्चा मर जाता है ना, तो कहीं ना कहीं उनको एक गिल्ट रहता है कि यार मैं इसको बचा नहीं पाया, मैं इसको ये नहीं कर पाया, ठीक है। और उनको एक 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 झिझक रहती है, और वो क्या होता है ना, वो पेन आप मान लो उन्होंने सहन कर लिया। कई लोग होते हैं या वो नहीं कर पाए, व्यक्त नहीं कर नहीं पाए, नहीं नहीं व्यक्त कर पाए, अंदर चल रहा था सब चीजें। उसके बाद क्या होता है, मैं कहानी भी बता देता हूँ गिद्ध की। और सर्वाइव भी करना था ना, सर्वाइव भी करना था। घर में एक छोटा डॉग है, हमें वही पूछने वाला था। वो भी भूखा है, वो देखता रहता है, वो भी भूखा और है। रोटी, वो एक सीन है, रोटी उसको चाहिए, वो एक क्या 2 रोटी ऐसा कुछ है ना, वो गोली खाता है। बेटे के लिए रोटी लेके आते हैं रात को, बेटे की डेथ हो जाती है, उसका क्रियाक्रम करते हैं, घर में आके देखते हैं कुत्ता भूखा है, वो खुद नहीं खाते, वो रोटी कुत्ते को देते हैं, और वो देखता ही रहता है तब तक वो कुत्ता देखता रहता है, उनके पीछे जाता है, उनके इधर उधर भागता है। तो उनका ये था, जब बच्चा उनका गया ना, उसकी डेथ हुई, तो उन्होंने वो सहन कर लिया, मान लो किसी तरीके से, बस देख लिया, और उनको अपनी कंडीशन भी पता थी कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन जब लास्ट में रोते हैं ना, तब वो इसलिए रोते हैं कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, ये गलत चीज़ क्यों कर रहा हूँ लाइफ में। तो दिस फिल्म इज अबाउट दैट गिल्ट। और फिल्म का जो टाइटल है गिद्ध जी, वो इसीलिए है गिद्ध, क्योंकि गिद्ध क्या कहता है ना, मरे हुए को खाता है, राइट, वो किसी को मार के नहीं खाता है। राइट। लेकिन हम जब भी गिद्ध के बारे में सोचते हैं ना, हम नेगेटिव सोचते हैं, वो इमेज बहुत नेगेटिव है गिद्ध का। लेकिन गिद्ध किसी को मारता नहीं है, वो क्या प्रकृति है, वो ये प्रकृति है, उसका नेचर है। सिंह क्या करता है ना, मार के शिकार करेगा किसी का, ये नहीं करेगा। ये गिद्ध के वो वेट करेगा, कौन मर रहा है कौन मर रहा है, वेट करता रहता है, जब मरेगा फिर उसको खाएगा। गिद्ध के अंत के बारे में बताइए, आपने दूसरा कोई एंड सोचा था कि यही गिद्ध रखना के था? तो अंत का तो आपने बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है। मैं थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि जो भी में से ये पूछता है तो मेरे को लगता है उसने बहुत अच्छे से फिल्म देखी है। इसमें गिद्ध का जो एंड था ना, उसमें 3 एंड थे। जो लिखा था वो मैंने अलग एंड लिखा था। जो मैंने लिखा था वो ये था कि पूरा गांव आ जाता है, उनको पकड़ लेता, जो जैसा मैंने सुना था। फिर वहाँ पे मेरे को मज़ा नहीं आया। हमने कुछ 100-150 लोगों की हमने रियल शमशान में शूट किया था। 100-150 लोग आए थे उधर, जो क्या बोलते हैं ना, जूनियर की तरह जो होते हैं। रात को 1 बजे 100-150 लोग शमशान में खड़े हुए हैं, और मैंने उस टाइम पे डिसीजन लिया। मैं बोला नहीं, मज़ा नहीं आएगा। संजय सर को बोला, संजय सर बोला सही बोल रहा है तो मज़ा नहीं आएगा। संजय सर ने बोला मैं एक ये देता हूँ, मेरा सजेशन, कि मैं ये सारे कपड़े यहीं पे छोड़ के चला जाता हूँ। मैं रोता हूँ, कपड़े छोड़ के चला जाता हूँ। मैंने बोला करेक्ट है सर, ये सजेशन करेक्ट है, मेरे को एक सेकंड के लिए बहुत अच्छा सजेशन है। हमने वो शूट किया। जब मैं एडिट पे बैठा था ना, तो मेरे को लगा कि ये कपड़े क्यों छोड़ के जाएगा उधर, भूख तो अगले दिन भी लगेगी। भूख ही तो क्राइम कराती है। राइट। एक क्राइम जो माफ़ किया जा सकता है ना, वो भूख वाला क्राइम है, जो शेर के लिए हम माफ़ कर देते हैं।
क्योंकि आपने भूख में कुछ, आप किसी को लग्जरी के लिए मार रहे हो, किसी को कार के लिए पैसे के लिए मार वो रहे हो, गलत तो है। वो अलग है। एक किसी को भूख के लिए मार रहे हो ना, कि आपको खाना खाना, आप भूखे हो, आप मर जाओगे, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। मैं ये नहीं बोलता वो सही है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है वो वाला क्राइम करना। तो उस टाइम पे मैं जब एडिट सोचा, तो मैं बोला नहीं यार, ये कपड़े छोड़ के नहीं जाएंगे, ये अगले दिन फिर से आएंगे, वो प्रोसेस, वो साइकिल शुरू होगा, क्योंकि गिद्ध है, इसको खाना खाना है फिर से, तो ये अगले दिन फिर से मरे हुए का वेट करेगा। फिर तीसरा एंडिंग उसका मैंने एडिट पे ये किया, जब वो बैठ के कपड़े धो रहे जिसपे खून के निशान लगे हुए हैं। हमने ऐसा लास्ट सीन ऐसा है ना, वो मुझे अभी याद नहीं। ओके। लास्ट सीन बिल्कुल ये है कि वो देखते हैं, तो वो आपने रख दिया सीन, रोते फिर हैं। ऐसा किया, शूट किया होगा होगा कि नहीं, वो हमने मोन्टाज के लिए शूट किया था, मैंने वो वहां उसका से use निकाला, कर मैं लिया। बोला यहाँ नहीं डालेंगे उसको, एडिट में उधर डालेंगे। तो यही कई बार एडवांटेज होता है कि आप लिखते हो, डायरेक्ट करते हो, एडिट करते हो, और मैं बहुत डिस्कनेक्ट रहता हूँ। मैंने जो लिख दिया ना, मैं सेट पे उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं बस फ्लो देखता रहता हूँ। और जो मैंने शूट किया ना, फिर मैं लिखना और वो सब भूल जाता हूँ, फिर मैं एज एन एडिटर देखता हूँ उसको भी। उसमें रूम में वो सोते रहते हैं, और मतलब एक सीन है उसमें उसको दिख कपड़े वो दिख रहे हैं, राइट? ऐसा कुछ एक सीन है, उसको ड्रीम सीक्वेंस, उसको अपना बेटा दिखता है बेटा रात दिखता है को, वो, हाँ। रात को उसका बेटा दिखता है। जब वो न्यूज़ आती है कि वो बच्चे मर गए, उसके बाद का सीन है ना ये? यस हाँ। यस यस, उसको बेटा दिखता है, और उसने कुछ पहना नहीं है, उसकी बॉडी पे कोई कपड़े नहीं है उसके बेटे। तो वो देख के ना, तब से उसका गिल्ट शुरू होता है, राइट? तब से उसका डर शुरू होता है, गिल्ट, हाँ डर शुरू होता है। फिर वो कपड़े लेके शमशान में जाता है, जो शमशान में वो सारे कपड़े देखता है ना पेड़ पे लटके हुए, तब उसका गिल्ट, एक नीचे एक टॉफी पड़ी हुई दिखता है, एक ऑरेंज कलर की टॉफी होती है, वो देखता है। फिर एक छोटा सा हेयर बैंड दिखता है, ये टॉफी क्यों रखी है हमने? वो बच्चे का ये दिखाने के लिए। सिंबल। और ये मेरे सजेशन नहीं थे, ये संजय सर के क्या सजेशन बात थे। है। क्योंकि वो ही बात होती है कि उन्होंने बहुत 1.5 घंटा ना, आप सोचिए मैंने 10 पेज की स्क्रिप्ट लिखी थी, 10 पेज की स्क्रिप्ट को उन्होंने 1.5 घंटा डिस्कस किया। Great. फिर उन्होंने मेरे को बोला, यार मनीष, मेरे को क्या लगता है ना, इधर ऐसा कुछ रख दे तो ये कम्युनिकेशन हो जाएगा, ये और मज़ा आएगा और इमोशनल वैल्यू आएगी। और मुझे मुझे 2 सीन मतलब मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे, अच्छे इन द सेंस के मतलब ये सिनेमा कि जब पहली बार पैसे मतलब जब मिलते हैं, तो शायद वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर वो खाना ऑर्डर दे देता है, बहुत कुछ खाना मंगाता है कि आज खाऊंगा, राइट? पहली बार, और वो खाऊंगा भी, और वो जिस तरीके से कह रहा है ना, जिस स्पीड से कह रहा है, वो लगता है कि भूखा है वो। और उसके बाद वॉमिट भी होती है जब पता चलता है, Yes, तब वहीं yes, पे। yes, और एक ये सीन, दूसरा वो सीन कि जहाँ पे सब कपड़े बेचते हैं नीचे बैठ के, तो वो पहली बार बैठता है, और वो जो है ना, और वो बाजू वाली जो मैम लेडी होती है, वो उसको देख रही है आंखें फाड़ के कि इसका धंधा चल रहा है। बाजू में अंकल, वो एक दूसरा एक एक्टर होता है, सॉरी एक दुकान वाला होता है जिसके पास इतने कपड़े हैं, और शुरू में ये बस 2 कपड़े बेच रहा है, हाँ। अपने बेटे के ही कपड़े बेच रहा है मरे हुए। हाँ, पहली बार वो नडियाद वहीं पे शूट हुआ है। नडियाद में शूट हुआ था, इतने प्यारे लोकेशन थे ना, मतलब मैं जिसको भी फिल्म दिखाता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि हमको ना थोड़ा अहमदाबाद के अलावा भी आसपास की चीज़ें अभी ढूंढनी शुरू करनी चाहिए। बहुत, गुजरात में बहुत वैरायटी है हमारे पास। मनीष सैनी की गिद्ध फिल्म अभी कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है? अभी नहीं है, बस आई थिंक 1 से 2 महीने में किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। शॉर्ट फिल्म है, संजय मिश्रा है, और मैंने जब देखी तब से मुझे डिकोड करना था। ये शॉर्ट फिल्म है, मगर मुझे इसके बारे में बात करनी थी, तो आज हमने की। तो जब भी आएगी आप देखना गिद्ध फिल्म, ग्रेट। हम हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं वो बताइए। मनीष भाई गुजराती नहीं है। अब यहाँ पे एनआईडी में अपने स्टडी की। मैं 2004 में, मैं एक्चुअली हरियाणा से हूँ, 2004 में मैं एनआईडी आया था। यहाँ पे आए थे जी, तब से गुजरात में हो? जी, तब से गुजरात में हूँ, तो 20 साल हो गए मेरे को, 21वां साल है मेरे। जितने साल हरियाणा में नहीं हुए उतने साल इधर हो गए। मतलब अब अभी गुजराती में मैं क्यों बात करता हूँ, उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत ना वाचाल हूँ, वाचाल मतलब हिंदी में बोलते बहुत बोलने वाला। हाँ। तो मेरे को क्या होता है ना, इनफैक्ट मैं एक मेरा पुराना किस्सा बताता हूँ 2004 का। जब मैं एनआईडी आया था तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मेरे को पता था मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा, और वहाँ पे स्ट्रिक्टली लिखा था कि आपको इंग्लिश में बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे सारी बातें इंग्लिश में होंगी। तो मैं दरवाजे के अंदर घुसा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैंने ये बोला, मैंने मे आई कम इन नहीं बोला, क्योंकि मेरे को पता था वो बोल सकते हैं। मेरे को लगा आप ऑनेस्ट रहो, पहले ही सरेंडर कर लो, आपको लेंगे तो लेंगे, नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। मैं बोला सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो मेरे को सबने देखा, एक दूसरे देखा, प्लीज़ कम इन, हैव अ सीट। मैं बैठ गया।
उन्होंने 2-3 लाइनें इंग्लिश में बोली, प्लीज़ टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैं बोला कि जी मैं हरियाणा से आऊँ। नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज यहाँ पे सब करिकुलम इंग्लिश में है, इंग्लिश में बात करनी है। मैंने बोला ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश में, मेरी इतनी अच्छी नहीं है पर मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश में बोलने की। बस दिक्कत एक है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वो मैं अच्छे से आपको हिंदी में बता सकता हूँ, इंग्लिश में ना मेरे को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, फिर वो उसका वर्ब की फॉर्म देखनी पड़ेगी, क्या आएगा, सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मनीष कैसा है, तो मैंने बचपन से हिंदी सीखी है, हिंदी में बोला हूँ तो मैं बता सकता हूँ। और अगर आपको मेरी इंग्लिश देखनी है तो मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश में बोलूँ। तो ये हुआ। तो मेरे को बोलने का बहुत ये है, मैं कोई फिल्ट्रेशन नहीं चाहता, मैं सोचता हूँ कि जो मेरे दिमाग में तुरंत बोल दूँ। तो यही रीज़न रहा हमारी गुजराती પણ સારી છે એટલી સારી નથી यहाँ। હું તમને કહેવાનું હતું કે આજે આપ ગુજરાતીમાં આપો। હા, તો એટલે હું કોશિશ કરું છું પણ શું થાય છે કઈ વાર કઈ વર્ડ નું ભાન પડતો નથી અને એટલે સેન્ટેન્સ તૂટી જાય છે। તમે વિચારો હિન્દીમાં છો हाँ, અને શરૂઆતથી તમે એટલે અહીં હતા NID માં હતા એટલે તમે વિચાર્યું હશે એટલે તમને हिंदी मैं आपको सॉरी इंटरप्ट करो, हिंदी भी मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरी प्राइमरी लैंग्वेज है हरियाणवी। यस तो अभी मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू ना हरियाणवी बोलता है ना गुजराती बोलता है। हरियाणवी वहाँ पे हरियाणा में फिल्म नहीं ना वहाँ नहीं अलग नहीं, कुछ वहाँ नहीं, कुछ बहुत नहीं। बहुत बिल्कुल भी कल्चर नहीं। इनफैक्ट मैं बहुत उधर मेरे को बोलते हैं कि तुम इधर कुछ क्यों नहीं ट्राई हाँ। करते, इधर कुछ क्यों नहीं बनाते, कि तुम हरियाणा के हो, तुम कुछ अपना कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर रहे। मैंने बोला मेरी ऑडियंस ही नहीं है इधर, मैं क्या करूँ, हाँ। आप लोग ही प्रिपेयर नहीं हो मैं जो बना रहा हूँ देखने के लिए। तो आप सोचते हिंदी में मतलब आपकी जो मतलब अब बड़े हुए हो तो अभी गुजराती में उसको कन्वर्ट अब तो इजी हो गया होगा ना आपके लिए। बहुत इजी है, मैं आपको सही बताता हूँ। मेरे डायलॉग पे ना अभी नीरेन भाई ने डायलॉग लिखे थे, That's what तो I हाँ, तो मैंने जो हिंदी में लग रहा था मैं नीरेन भाई को लिख के दिए। नीरेन भाई ऐसे ऐसे मैं हिंदी में सोच रहा हूँ ये डायलॉग से। नीरेन भाई ने बोला ठीक है, मैं फॉर्मेट देखता हूँ और हम गुजराती पे काम करते हैं। लेकिन मेरा एक ये है, मेरा गुजराती बोलने का इशू है, अदरवाइज समझने का, कॉन्टेक्स्ट समझने का मेरा, क्योंकि आप देखोगे ना बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि तुम्हारी गुजराती फिल्में ना बहुत रियल होती है, वो आर्टिफिशियल कम होती है। तो मेरा ये रहता है कि मेरे को ये रहता है कि आप रूट को समझो। जैसे मैं उनसे वर्ड पूछता हूँ, कुछ वर्ड मेरे को समझ में नहीं आते ना, बोले ये वर्ड क्यों लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, तो बोले ऐसा ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसा वर्ड होना चाहिए क्योंकि वो करेक्ट टर्म में बैठेगा। तो बाकी मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूँ गुजराती, बहुत फ्लुएंटली पढ़ता हूँ गुजराती में, ठीक है। समझने में मेरे को कुछ एक वर्ड का कभी इशू नहीं हुआ है कि हाँ अच्छा आपने क्या बोला, इसका क्या मतलब होता है। पर ये मेरे को डायलेक्ट का, एक्सेंट का समझ में आता है। आप काठियावाड़ी हो, आप सूरती हो, ठीक है, आप भावनगर से हो, आप अहमदाबाद से हो, तो वो इशू नहीं है मेरे को कोई नहीं है। पर ये कि मैं बहुत बोलता बहुत ज़्यादा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हिंदी उसी लैंग्वेज में बोलूँ जो मैं लोग मेरे को सुनना चाहें। हरियाणा में कौन से गांव में आप हरियाणा में अटेली करके एक बहुत छोटा सा गांव है, 15,000 के आसपास की पॉपुलेशन है उधर, और ये दिल्ली से आप मान लीजिए 100 किलोमीटर है, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे। वहाँ पे आपका जन्म हुआ, वहाँ पे बड़े जन्म- हुए? जी जी जी, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ, बड़ा हुआ। एक छोटा सा स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, उसमें मैं पढ़ा हूँ। मेरी कोई NID उसी स्कूल में उसी गांव में? उसी गांव में। तो सिनेमा थिएटर था वहाँ पे एक सिनेमा थिएटर था। कौन सा? ऋतु सिनेमा। वहाँ पे देखी होगी वहाँ पे कुछ छोड़ा ही नहीं। एवरी फ्राइडे कि कैसे नहीं, करते थे? पहले 3 दिन में चेंज होती थी हमारे उधर, पता नहीं क्या फॉर्मेट था वहाँ पे ना। वीडियो कैसेट से फिल्म आई तो पहले 3 दिन में फिल्में चेंज होती थी, फिर वो शुक्रवार वाला फॉर्मेट आया। इनफैक्ट मैं अभी ये बात सोच रहा था पार्थ भाई, पहले जो क्रेज था ना वो अलग था। जैसे हमको बढ़िया था सिंगल थिएटर। यस, और हमको पता था इस जगह पे पोस्टर लगेगा, तो हम क्या करते थे, थर्सडे को शाम को 6:45 बजे जाते थे। समय सिंह करके एक आदमी था, ओके, समय सिंह आता था पोस्टर लेके साइकिल पे, और वो हम तो लई बोलते थे उसको, लई उसकी बनाते हैं गेहूं के आटे की। तो लई लेके आता था एक बाल्टी में, उसको मारता था, पोस्टर चिपकाता था, फिर हम बोलते अरे ये चलो यस ये देखेंगे, ये देखेंगे। उसका भी एक चार्म था। यस, तो हम मॉर्निंग में 11 वाला शो पकड़ते थे, उसका 3 रुपए की टिकट होती थी, सारे क्लास वाले दोस्त जाते थे। और हिंदी फिल्में हिंदी लगती थी राइट? हिंदी ही लगती थी। अब उसमें क्या होता था, हिंदी में हर टाइप की आती थी, हुकूमत भी आती थी, मुकद्दर भी आती थी, DDLJ भी आती थी, सब टाइप की लगती थी। तो हम क्या करते थे, हमको उस टाइम पे पता नहीं, तो सभी देख लेते थे। तो कंजप्शन ऐसे हुआ कि सारी फिल्में देख ली। वो मिथुन का एक एरा था, वो भी देख लिया। सनी देओल का एक एरा था, जोर, जी, घायल, घातक, जिद्दी, वो भी सब कंज्यूम कर ली।
करण जौहर का भी कंज्यूम कर लिया। तो हिंदी में हमने कुछ छोड़ा नहीं था। इनफैक्ट उस एरा में 94 के बाद से लेके 2010 तक तो मेरे को नहीं लगता मैंने कुछ फिल्में छोड़ी होंगी कोई भी हिंदी, कुछ भी, बस जो भी आ रहा ना सब देख लिया। बढ़िया। उसमें लोहा भी आ गई गुंडा गुंडा भी आ गई। तो फिर वर्ल्ड सिनेमा उससे कैसे जुड़े आप फिर उसके बाद बाहर? 2004 में मैं इधर आया ना एनआईडी, तो मेरे एक सीनियर ने मेरे को बोला कि क्या करना है, फर्स्ट ईयर कॉमन रहता है एनआईडी में, सब कुछ सिखाते हैं, सेकंड ईयर से आपको चूज़ करना होता है जी। तो मैं एनिमेशन और फिल्म को लेके, दोनों को लेके कंफ्यूज था कि यार ये लूँ या ये लूँ, ये लूँ। फिर मेरे को लगा क्या ले, फिर चलो एनिमेशन लेते। फिर मेरे एक सीनियर ने बोला यार मेरी ये ना एक डीवीडी है, ये बर्न हो रही है, ये तू देख लेना, मेरे कंप्यूटर के आगे बैठ जाना, ये जब हो जाए तो मेरे को बता देना। मैंने बोला क्या करो, बोला मैं फिल्म डाल रहा हूँ, ईरानियन फिल्म होती है, बहुत मस्त होती है। तो वो डीवीडी बर्न होगी, वो आया नहीं, मैंने चला के वो देखना शुरू किया। मैंने चिल्ड्रन ऑफ हेवन के 20 मिनट देखे, मैं ना मेरा दिमाग घूम गया कि उससे पहले मैंने इंग्लिश फिल्में भी नहीं देखी थी, जुरासिक पार्क भी नहीं देखी थी, ओके, स्पाइडरमैन आ चुकी थी वो भी नहीं देखी थी मैंने, ओके, क्योंकि वहाँ पे वो फिल्में लगती नहीं। राइट। तो वो वापस आया, वो बोला कि अच्छा हो गया, ला दे दे ला ये फाइल मेरे को, उसको देखा है। मैं बोला आपको कुछ ये ना होना तो मैं बैठ के फिल्म देख लूँ, मेरे को अच्छी लग रही है। बोला ये देख मस्त फिल्म है। तो अपने रूम की चाबी दे के मैं निकल गया। वो 2 घंटे मैंने फिल्म देखी चिल्ड्रन ऑफ हेवन। उसके बाद मैं एनआईडी की लाइब्रेरी में गया, वहाँ पे सारी फिल्में होती हैं। मैं वो जो फिल्में बैग ऑफ राइस, कलर ऑफ पैराडाइज, टेस्ट ऑफ चेरी, थ्रू द ऑलिव ट्रीज, ये सारी मैंने इकट्ठी की कि ईरान में और कौन कौन सी ऐसी फिल्में। अब मैं देखता जा रहा हूँ और मेरे को लग रहा है यार ये तो बहुत ही रियल चीज़ें हैं, ये तो हमने एक्सपीरियंस ही नहीं की। फिर कहीं ना कहीं सत्यजीत रे की कुछ फिल्में देखी, मेरे को लगा हाँ ये तो कॉमन है, इसलिए सत्यजीत रे इतने पॉपुलर थे, हमको पता ही नहीं था। स्वाश देखी, इटालियन न्यूरियलिज्म वाली जो फिल्म है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो सब। तो मेरा ना आप देखो कि मेरी फिल्मों में मैं कोशिश करता हूँ, वो छाप है, वो मैं कॉपी कर रहा हूँ चीज़ों को कि मैं कुछ रियल जैसा बनाऊँ। वो अंदर है, अंदर है, वो लर्निंग में चला गया, वो आपके ना ब्रेन में चला गया, राइट। वो आप भूल नहीं, अनलर्न नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा ये कॉमेडी भी डालनी है तो मैं सोचता हूँ थोड़ा रियलिस्टिक करके डालें उसको, राइट। तो वो सब चीज़ें फिर ब्रेन में चली गई और मेरे को लगा यार ऐसा ही बनाना है। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया मैं फिल्म एंड वीडियो पढ़ूंगा और मैं ऐसी फिल्में बनाऊंगा, मेरे को ऐसा बनाना है। मैं जिद्दी, घायल, घातक शायद मेरी फेवरेट फिल्में होंगी, पर वो मैं पता नहीं, इसलिए मेरी फिल्मों में मल्हार को भी ये इशू रहता है हीरोइज्म में नहीं निकाल पाता हूँ बहुत सारा। मेरे को लगता है एक सब कैरेक्टर है, मैंने देखा नहीं हीरोइज्म कहीं। हीरो जो होगा ना मेरी फिल्मों में वो बहुत शांत होता है, वो आएगा धीरे से कुछ करके निकल जाएगा और लोगों को लगेगा यार ये कितना अच्छा इंसान है। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है, जो हीरोइक लोग होते हैं ना वो बताते नहीं सब कुछ, चुपचाप काम करके निकल जाते, फिर लोगों को पता किसने किया, उसने किया, अरे उसने तो हमको बोला ही नहीं, यही तो हीरोइज्म है। तो वो मैंने उन फिल्मों में देखा, मेरे को लगा यार ऐसा कुछ करते हैं लाइफ में, इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। बढ़िया है। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। और कुछ ऐसी कुछ बात जो आपको नेक्स्ट फ्राइडे लेट्स टॉक जय माता जी तो आ ही रही है वापस, वो तो आ ही रही है, उसमें तो कोई बस यही है, बस बाकी तो यही कि जैसे मैंने बोला हम कोशिश करते रहेंगे कि कुछ अलग सी फिल्में बनाएं। एज ए प्रोड्यूसर हमारे कुछ चैलेंजेस रहते हैं कि हम वो फिल्में बनाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखें। मैं जैसे जिनको एडमायर करता हूँ, राजकुमार हिरानी सर को, इन सबको, जो जिनका एक बैलेंस बहुत करेक्ट है, जो जिनको कमर्शियल और वो रियलिज्म, उन सब का जो बैलेंस है, जो आपको अच्छी डोज देना चाहते हैं, जो आपको एक ऐसा खाना खिलाना चाहते हैं जिससे आपका पेट भी खराब ना हो और आपको टेस्ट का मज़ा भी आए, तो हम वो बैलेंस करने का ट्राई कर रहे हैं। मैं आई एम श्योर मैं आपको लिख के देता हूँ, जो 1 घंटा 58 मिनट आप रिग्रेट तो नहीं करेंगे, फिल्म देख के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और बाकी मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा ऐसे ही करें, और गुजराती सिनेमा को हम आगे, क्योंकि अभी लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया इस फिल्म के बारे में। जब ये ट्रेलर सर्कुलेट हुआ, मैं दिल्ली, मैंने जैसे आपको बताया, मैं एक प्रेस मीट में था, ऑलमोस्ट सब ने ट्रेलर देखा हुआ था, सब इतने एक्साइटेड थे। वहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने मेरे को ये बोला कि आप ये प्लीज़ ये फिल्म हिंदी में डब कर दीजिए ना, हमको देखने की इच्छा हो रही है फिल्म में क्या है, उसका ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग है। तो मैं हिंदी में डब नहीं करूँगा इसको लेकिन मैं चाहूँगा सबटाइटल के साथ आप देखो, ताकि आपको पता चले गुजराती फिल्में कैसी होती है, क्योंकि हम मलयालम फिल्में डब करके नहीं देखते हैं। डब करने से ना उनकी ओरिजिनलिटी चली जाती है, उनका मज़ा चला जाता है। मैं कभी डब नहीं करने वाला हूँ ये, मैं चाहता हूँ कि आप उस लैंग्वेज को एक्सपीरियंस करें, और सबटाइटल बेशक पढ़ लें आप,
लेकिन फिल्म को ओरिजिनल जैसी बनी है वैसी देखे। फिर आगे कभी रीमेक हुआ वो बात अलग है, वो चीज़ अलग है, लेकिन ये जिस लैंग्वेज में बनी है, ये जिन लोगों की जहाँ की कहानी है, उसको वैसे ही देखा जाए। राइट, थैंक यू थैंक यू, बहुत मज़ा आया मेरे को भी। आई थिंक हमने बहुत मज़े से फ्री होकर बात की। यस 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 यस, थैंक यू। थैंक यू।